सिस्टर मोनी है। बाय द वे ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर मोनी है। अपने दिल को, अपनी गवाही को, अपने जीवन को हमारे साथ बांटने आई है बहन मोनी। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे हार्ट टू हार्ट पे। और हम बड़े उत्साहित हैं आपकी इस गवाही को सुनने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने आपको बचपन से उस पर्पस के लिए रखा और आज आपको एक आम मोनी से लेकर एक डॉक्टर मोनी तक पहुँचाया। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे याद है कि मैं बचपन में एक जगह पे बैठी रहती थी और वहाँ से उठा के परमेश्वर ने मुझे यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दिया। सो ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज वाली बात है। मुझे याद है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी अपने बारे में कि मेरा नाम मोनी है और मैं पिलखुआ गाज़ियाबाद में छोटे से गांव में पैदा हुई। एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद फैमिली दिल्ली में आ गई। फिर हम बुराड़ी के नक्कीपुरा वाले इलाके में, जहाँ आज भी मतलब पूरा जो इलाका है वो एक विलेज टाइप का है और वैसे वो दिल्ली में काउंट होता है, बट उसको देख के कोई कहेगा नहीं कि ये दिल्ली है। इसके साथ एक और चीज़ हुई कि बचपन में ही मुझे पैर में भी प्रॉब्लम हो गई। सो वहाँ से परमेश्वर ने मुझे निकाला। एंड उसके बाद मैंने मतलब बचपन में पैर के साथ साथ हेल्थ इश्यूज बहुत रहे मुझे, लाइक नमूनिया हो जाना, सीजन चेंज हुआ तुरंत खांसी। ये कौन सी एज से स्टार्ट हुआ? ये मुझे मतलब मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो अर्ली चाइल्डहुड लाइक हाँ आप कह सकते हैं कि इवन मुझे पैर में भी जो प्रॉब्लम हुई वो मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हुई, क्योंकि मैं एज पूछना लाइक साल 2 साल 3 या टू ईयर्स से मुझे ब्रीथिंग वाले प्रॉब्लम से नमूनिया हो जाना। एंड जो पैर में प्रॉब्लम था वो भी उसके 1-2 महीने पहले ही हुआ था कि डॉक्टर ने गलत जगह पे ट्रीटमेंट किया एंड देन फिर वो स्वेलिंग होना एंड पैरों में स्ट्रेंथ चले जाना लाइक दैट। उसके बाद से जब मैंने खुद को जाना 4-5 साल के बाद, तो मुझे इतना याद है कि मतलब मेरी गली में बच्चे खेलते थे और मैं एक ही जगह बैठी रहती थी। तो मैं बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं क्यों एक ही जगह पे बैठी रहती हूँ, बाकी सब खेलते हैं। सो फिर पता चला कि मेरे को पैर में ताकत ही नहीं है। सो कभी कभी जैसे थोड़ा सा सरक के चले गए या इस तरह से, तो ऐसे वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद स्कूलिंग में फिर मम्मा लेके आती थी और पापा मुझे वहीं बिठा के आते थे। फैमिली फुल सपोर्ट था आपको? हाँ, मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे नॉर्मल बच्चे की ट्रीट किया और उसके बाद पिटाई भी होती थी, सब चीज़ें थी। बट धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी, फिर 2003 की मुझे याद है कि एक बार कोई मेडिसिन मुझे ऐसी दी गई जिसके बाद से मुझे ब्रीथिंग इश्यूज आने लगे। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एक ट्रॉमा टाइप का था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ और भी नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से मतलब चल रहा था। एंड 2010 तक आते आते वो चीज़ें इतनी बढ़ गई कि 8 और 9 2 साल ऐसे थे मैंने हंसना छोड़ दिया था। इन शॉर्ट में देखूँ वो पूरा चाइल्डहुड आपका स्ट्रगल। हाँ, वो मेरा पूरा स्ट्रगल में था, क्योंकि मम्मी ने फिर एक टाइम ऐसा आया कि मम्मी ने डिसाइड किया कि मेरी बेटी अब गर्मियों की छुट्टी में ही इलाज के लिए कहीं जाएगी और सिर्फ स्कूल जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। और वो मुझे बोर्डिंग में इस तरह की जगह पे नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। लाइक बचपन से ही मतलब कुछ ना कुछ होते रहना, वो मतलब ऐसे हो गया था, मेरी लाइफ से चिपक ही गया था। सो मम्मी इसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी कि पता नहीं ज़िंदगी कैसे होगी, क्या करेंगी आगे लाइफ में, कैसे जाएगा लाइफ, क्या होगा। सो इस तरह से सब चल रहा था। देन 2008-9 मेरे लिए बहुत पेनफुल टाइम था और इस बीच में मम्मी भी हॉस्पिटलाइज हो गई। देन इन बिटवीन लाइक 2008-9 तक आते आते मेरी 3 बार सर्जरी भी हो चुकी थी, क्योंकि फादर मदर को कोई भी बोलता था कि यहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराओ तो ठीक हो जाएंगे। सो वो बस ले जाते थे, फिर चाहे कुछ भी करना हो, कितना भी पैसा पे करना हो। तो इस तरह से बचपन और ये सारी चीज़ें रही। लेकिन जब बचपन ख़त्म हुआ और कॉलेज में एंट्री होनी थी, उसके बाद लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ और
अभी तक मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वाली प्रॉब्लम शायद कुछ थी ही नहीं, क्योंकि अब जो आने वाली थी वो उससे ज़्यादा, ये मतलब उससे भी ज़्यादा है। और अब कैसे होने वाला है, क्या करने वाले हो। सो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि प्रभु के बारे में बचपन में छोटी मोटी मेमोरीज थी। मैं यही आपसे पूछ रही थी, आपका चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल से भरा रहा, फिर आप जब कॉलेज में एडमिशन के लिए आप रेडी हुए, तब मतलब परमेश्वर को आप तब से ही जानते थे, बचपन से, या कैसे आपने जाना और कैसे आपको लगा कि ये परमेश्वर की ओर से, ये उसका फेवर है, ये ग्रेस है, उसके अनुग्रह से मैं ये काम कर पा रही हूँ? बिकॉज बचपन में आपने, आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को देखा। सो अगर मैं ये कहूँ कि प्रभु को मैंने कैसे जाना, प्रभु को मैंने रियल में मैंने प्रभु को जाना 2010 के बाद। लेकिन हाँ, प्रभु के बारे में सुना था बचपन में 2000 के आसपास, लाइक 1999-8 में, क्योंकि कुछ पास्टर्स आते थे, प्रेयर करते थे, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये क्यों आते हैं, क्यों प्रेयर करते हैं। बट एक चीज़ थी जो मुझे 2010 में याद आई बचपन में। एक बार पास्टर जी घर पे आए थे किसी पर्सन को लेके, और वो शाम का टाइम था, करीब 7-8 बजे। तो मुझे आज उनका नाम पता नहीं है, और उन्होंने ऐसे कहा कि वो व्यक्ति गुरुद्वारे गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, सब जगह पे गया, लेकिन उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन जब वो यीशु के पास गया तो उसकी पूरी लाइफ बदल गई। सो वो बात मुझे याद आया 2010 में, जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो सर्जरी के लिए चली गई थी, और मैं कॉलेज से घर जा रही थी। सो मेरे पापा ने मुझे कहा कि मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है और पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सो उस टाइम पे मुझे बहुत, मतलब मैं रोने लगी। मैं बस में थी एंड मैंने रोना स्टार्ट किया, एंड मैंने कहा कि अगर सच में इस दुनिया में कोई भगवान है तो मुझे मेरी मम्मी वापस चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ कभी ठीक नहीं रहती। इसके अलावा कई बार ऐसा भी बीच में मैंने सोचा कि मैं खुद को ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि हर महीने डॉक्टर के पास जाना, हर महीने दवाई खाना। पापा भी कई बार इरिटेट हो जाते कि क्या मतलब मेरी पूरी मेहनत की कमाई डॉक्टर के पास ही जाने के लिए है, और मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती थी। 15-20 दिन में फिर से इस तरह से। बट जब मम्मी को ऐसे हुआ, देन मैंने डिसाइड किया कि यार भाई भी है, बहन भी है, और पापा जॉब करते हैं, मेरी भी ऐसी कंडीशन है, मम्मी चली जाएंगी तो हम लोगों को कौन केयर करेगा। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ कही कि अगर कोई भगवान है, मुझे प्रेयर करना नहीं आता था, मुझे मेरी मम्मी वापस चाहिए। तो 2-3 दिन के बाद उनकी हेल्थ ठीक होने स्टार्ट हुई। देन सेम ईयर नवंबर में मेरे दोनों पैरों में इतना दर्द स्टार्ट हुआ कि कोई यहाँ पे अगर टच भी करता था तो पेन इतना ज़्यादा होता था। तो प्राइवेट डॉक्टर्स ने मुझे एम्स में रेफर कर दिया। तो उस टाइम जब आपने ऐसा रिकॉल ही करा कि अपनी बचपन की उस मेमोरी को, और कि कोई भी दुनिया में परमेश्वर भगवान है, तो अपने आप को प्रूव करें, है ना, राइट? तो आपकी मम्मी की हेल्थ पे से क्या इफेक्ट है, या आप उसको कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो यस, प्रभु है। क्योंकि उस टाइम में जब आपको लगा कि मम्मी कुछ दिनों में रिकवर होने लगी, हाँ, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यस, प्रभु तो है, क्योंकि प्रार्थना सुनते हैं। एंड लेकिन तब तक भी मैं प्रभु को नहीं जानती थी ठीक से, मुझे नहीं पता था और प्रेयर कैसे करते हैं। बट हाँ, थोड़ा बहुत वही बचपन की छोटी मोटी मेमोरीज थी कि बाइबल होती है, गाना गाते हैं, दैट्स इट। बट कुछ भी कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, ना बाइबल रीडिंग ना कुछ। देन उसके बाद फिर सेम नवंबर में जो मुझे फिर एम्स में एडमिट किया गया, देन उसके बाद उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, फिर 2 दिन रखा भी, उसके बाद फिर कहा कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं। तो उस टाइम पे मैंने सेकेंड बार प्रेयर किया कि मुझे मेरी ज़िंदगी बिस्तर पे बैठ के नहीं गुजारनी है। अगर सच में कोई भगवान है, मुझे उठा दो, मुझे चला दो, और मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उस लाइन को हटाना चाहती हूँ जिसको मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये बोल के हमेशा ये सुना कि ऐसे कर्म किए हैं इसलिए ऐसी बेटी, या द इंडिया में डिसेबल हो जाना, या इस तरह की कुछ भी
ट्रेजेडी हो जाने को लोग सिन और इन सब से कनेक्ट करते हैं। तो उसी वीक में वन पास्टर मेरे घर में आए और उन्होंने कहा कि आप अपना दूसरा घर हमें रेंट पे दे दीजिए, हम वहाँ पे संडे सर्विस करेंगे। एंड फिर 2 संडे वहाँ पे सर्विस हो गई। देन थर्ड संडे में एक आंटी ने मुझे कहा कि बेटा आपके घर में प्रेयर होती है, आप क्यों नहीं आते? मुझे एक्चुअली झूठ बोलना थोड़ा अवॉइड करना लगता है कि झूठ क्यों बोलना है, कहाँ यस आंटी मैं हूँ। मुझे याद है मैं दिसंबर के मंथ में गई वहाँ पे एंड पहले संडे से ही परमेश्वर ने मुझे ब्रेक थ्रू देना स्टार्ट किया। मुझे कॉलेज से हॉस्टल के लिए कॉल आया, आप यहाँ पे आके रहिए, आपको पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। यस, मैं सुबह 4:30 बजे उठना, 7:30 बजे बस स्टॉप पे जाना। मैं तो जानती हूँ कि जब एम्स में आपने इस बात को बोला कि कोई परमेश्वर है तो मुझे बिस्तर से उठा दे, तो आप उसके बाद कितने दिन बाद डिस्चार्ज हुई? आपने इसको अपने जीवन में कब होते हुए देखा रियल लाइफ में कि हाँ उस परमेश्वर ने सुना है और आपको बिस्तर से उठाया? उस चीज को मैंने एहसास किया 2011 में फरवरी के महीने में कि पिछले जो 2 बार मैंने इस तरह से जब परमेश्वर को पुकारा है वो सच में परमेश्वर ने सुना है, क्योंकि तब मैं प्रभु को जानने लगी। एंड ये चीज जो थी कि प्रभु ने मुझे उठाया, क्योंकि मैंने जब पुकारा उसी टाइम में ये चीजें मुझे बाद में ऐसा पता चली कि उसी टाइम पे कोई पास्टर प्रेयर कर रहे थे और वो घर देखना चाहते थे। यस कि मुझे मतलब वहाँ से निकालना था, वो स्टार्ट हो गया था। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फिल्म की तरह कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है एंड रियल लाइफ में, तो वैसा ही था। फिर उसके बाद फिर हॉस्टल से कॉल आया, देन मैं चली गई वहाँ पे रहने के लिए। फिर मम्मी ने थोड़ा सा कहा कि कैसे करोगी, काम कैसे करोगी, आपको तो उतनी दिक्कत भी होती है। नो डाउट मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैम ने कहा है कि आप यहाँ पे आके रहिए, कब तक आप मम्मा के साथ रहेंगे, इंडिपेंडेंटली कब होंगे। आप इससे रियलाइज या कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जब आपने परमेश्वर को खोजा या वो सोचा कि परमेश्वर है तो वो आपकी मदद करे, तो ये आपको कॉलेज से हॉस्टल मिलना इट्स डिफिकल्ट? यस, क्योंकि जो आपके लिए इजीली कॉल आया वो यस, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर यू। बिकॉज क्योंकि डेलेट को हॉस्टल नहीं है, एनसीआर वालों को नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इवन मुझे भी यही पता था कि नहीं मिलता है, तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था। एंड सेकेंड थॉट कि मेरी जो फीस थी वो मेरी टीचर्स ने अरेंज की थी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। एंड क्योंकि हुआ ये था कि मैं बात नहीं करती थी किसी से, मैं पीछे बैठती थी और चुप रहती थी, दवाइयाँ खाना। सडनली मम्मा के सर्जरी और इन सब की वजह से मैंने सब्जेक्ट भी चेंज किया था। इस वजह से ये हुआ कि मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, तो मैं क्लास में सबसे लास्ट बैठती थी। तो टीचर्स को ये एहसास हुआ कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बच्चा हंसता नहीं है, किसी से बात नहीं करता। तो अक्टूबर के महीने में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लिख के दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे आज भी याद है, मैंने 2 पेज का एप्लीकेशन लिखा था। देन उन्होंने, और उसके बाद यू जस्ट थिंक अबाउट कि कैसे फिर मैं प्रेयर में जाना स्टार्ट किया। फिर 1 वीक कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले हॉस्टल से कॉलेज से कॉल आया। देन फिर तो वो मैंने फेवर तब से देखना, फर्स्ट फेवर मम्मा के लिए देखा, देन सेकंड फेवर अपनी हेल्थ के लिए देखा। इवन उसके बाद आज तक डॉक्टर्स को नहीं पता चला कि वो पेन क्यों हुआ था, एंड रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। एंड 3-4 दिन के बाद में अपने आप दर्द भी चला गया। फिर उसके बाद से कभी इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। देन उसके बाद हॉस्टल्स मिलना, तो वो जो गलियां थी उन गलियों में से प्रभु ने एकदम से उठा के सीधा यूनिवर्सिटी के एक ऐसे हॉस्टल में बिठाया जिसमें आप अगर आज भी जाओगे तो वो आप कह ही नहीं सकते ये हॉस्टल है। वो मेरे लिए मतलब वहाँ पे हॉस्टल मिलना, दिल्ली वालों के लिए हॉस्टल मिलना और उस जगह में जाके रहना, वो प्राइवेट हॉस्टल के जैसा बनाया है, आईपी हॉस्टल। एंड देन फीस फिर टीचर्स ने अरेंज की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, देन उसके बाद फिर मास्टर्स। एंड एक और चीज हुई, फरवरी के महीने में मैंने पास्टर्स को एक चीज पूछा कि पास्टर जी, मैं जिस हफ्ते यहाँ आती हूँ पूरे हफ्ते मुझे ना एंजाइटी होती है, ना मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ और मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे याद रहता है। ये क्या चीज़ है मतलब। और जिस हफ्ते मैं नहीं आती तो
थोड़ा सा एंजाइटी, क्योंकि शुरू में ऐसे होता है वो ना कि आपके संडे, early days थे चर्च में जाना, यस जीसस को फॉलो यस, करना, और pastors दूसरी की चीज थी teachings कि को। मैं आईपी हॉस्टल मतलब सिविल लाइन से सीधा घर जाती थी संडे को, सो मेरे लिए वो दूर भी था। तो कई बार ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे असाइनमेंट देना है या टेस्ट देना है तो मैं मिस कर देती थी। तो ये मतलब जस्ट स्टार्टिंग ही था, फरवरी का महीना। सो उन्होंने एक चीज कहा मुझे कि प्रभु ने आपको खोजा है और आपने कभी पुकारा है प्रभु को। अब इट्स योर चॉइस कि आपको प्रभु के साथ चलना है या संसार के साथ चलना है। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की रही जो पूरे साल जितने भी हिंदू फेस्टिवल आते हैं सब में फास्टिंग करना, सुबह 4 बजे उठ के वो सब करना, वो सब था मेरा। और मेरी लाइफ एकदम मतलब इस काइंड ऑफ कह सकते हैं कि गर्त में पड़ी हुई थी। और जब प्रभु के साथ जीना स्टार्ट किया तो पूरी लाइफ चेंज होनी ये कौन से ईयर से स्टार्ट स्टार्ट? ये हुआ 2011 फरवरी से। तो फिर मैंने एहसास किया कि नहीं, मुझे तो प्रभु के साथ जीना है। यस, उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना काम में ना चीजों में। बहुत एलिगेशंस लगाए, दोस्तों ने छोड़ दिया, फैमिली में भी सपोर्ट बंद कर दिया। देन उसके बाद इसको कुछ खिला दिया है, इसका माइंड वॉश कर दिया है। एंड रिलेटिव्स ने तो ये तक कहना शुरू किया कि इसको देख के हमारा खून खौलता है। अब क्या सिचुएशन है घर में? अब तो इट्स लाइक And 2011 से लेके 2026 आ गया। उसके बाद फिर मैं प्रभु के साथ बढ़ती रही, चलती रही, जिसको जो बोलना था। फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होते गए, फिर मतलब। और एक और चीज़ थी जो बचपन में कही गई कि आपके हाथ में लाइन ही नहीं है पढ़ाई की। सो मैं जब 2012-13 में प्रेयर करती थी उस छोटे से कमरे में बैठ के, तो मुझे याद है कि प्रभु ने फिर वो लाइन बनाना स्टार्ट किया। मैंने नहीं सोचा था मुझे पीएचडी में कभी दाखिला मिलेगा। मेरे अरे एक सेकंड, मैं पीएचडी पे नहीं डालने चाहूंगी। मैं आपकी वो लेटर देखना चाहती हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आपने अपना चाइल्डहुड बड़ा स्ट्रगल से स्टार्ट किया। जी। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज गए, है ना, फिर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला। अब यूनिवर्सिटी के बाद हमें वो लेटर बताओ कि आपने कैसे कैसे एक एक उन चीज़ों को क्लियर किया। एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ की क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया, वहाँ पे एक अलग स्ट्रगल था कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, आपने कौन सा इतिहास पढ़ा है, आप कैसे प्रभु में जा सकते हो, आपने 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया हमारे देश के लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें थी। बट मैं हमेशा कहती थी कि जो वो प्रभु है, जो मैं जिस प्रभु को जानती हूँ, तुम वो प्रभु को नहीं जानते। और मिशनरीज आए तो हाँ हम जानते हैं उन्होंने चेंजेस का, तो एक चैलेंज ये भी था। दूसरा चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप कह रहे हो कि आपके फ्रेंड्स के साथ ये चैलेंज था जो आपको कहते थे ना। Yes. ओके। आज भी है, कुछ लोग आज भी फनी वे में ले जाना, मजाक उड़ाना, इस तरह की चीजें हैं। यूनिवर्सिटी के बाद आपने क्या किया? एक और चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि जैसे बीच बीच में हेल्थ इश्यूज आना वो था। देन फिर इसके बाद क्योंकि मुझे लेफ्ट फिट मुड़ा हुआ था बचपन में, क्योंकि वो जो ये ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद फिट मुड़ा हुआ था, तो मैं हमेशा उस टेढ़े फिट के साथ लाइक मुड़े हुए फिट को ही रख के मैं चलती थी। मतलब लाइक कैलिबर के अंदर में वो वैसे ही रहता था। बट मुझे पता है कि मैं एक एक स्टेप भी जो रखती थी ना तो वो पेन करता था, क्योंकि वो कौन बन गया था उसमें साइड में। एंड स्टिल 2017 तक वो चल रहा था लगातार, बट मेरे फेस पे आपको कभी नहीं दिखेगा, किसी फोटो में नहीं दिखेगा। सो मैं जब रूम में आती थी अकेले तो मैं बाल्टी में पैर रख के बैठ जाती थी और मैं हमेशा बोलती थी प्रभु ये कब आप मुझे पता है आप कर सकते हो, बट कब करोगे मुझे नहीं पता। सो 2018 में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना पैर जमीन पे रखा, सो मेरा पैर सीधा था, बिकॉज क्योंकि सर्जरी के थ्रू वो डॉक्टर ने चेंज कर दिया। एंड उसके बाद से थोड़ी और चैलेंजेस स्टार्ट हुए, क्योंकि एमफिल सबमिट किया। देन उसके बाद एंड एक और चीज़ थी कि कोई घर में, पूरे फैमिली में, रिलेटिव में कोई रिसर्च में नहीं। मैंने सोचा प्रभु मैं कैसे इसको कंप्लीट करूँ। तो ये आपको ऐसे विजन कैसे मिले? आप कह रहे कि आपने मम्मी की वजह से सब्जेक्ट चेंज किया, उनके हेल्थ इश्यूज थे। जब आप यूनिवर्सिटी गए तो आपको क्या लगा क्या करना चाहिए, और आप हिस्ट्री में कैसे? एक्चुअली मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो मेरा विजन था आईएएस करने के लिए, और यूजुअली 90% लोगों का होता है। तो मैं क्योंकि बचपन से वो प्लेन्स को उड़ते हुए देखना और
यूनिफॉर्म पहनना ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो मुझे बहुत मन था देश की सेवा करने वाली। ठीक है, तो उस टाइम तो फिर मैंने ग्रेजुएशन तक आते आते मुझे पता चला कि देश की सेवा ना अधिकारी बन के भी की जा सकती है। सो 2015 तक मैंने सारे नोट्स इकट्ठे कर लिया, फिर सब कर लिया। तो मेरी कॉलेज में जो टीचर हैं प्रगति मैम, सी टोल्ड मी कि बेटा आप, मैं चाहती हूँ आप एमए जरूर करो, उसके बाद आप आईएएस। ये ही लेटर पूछना चाहती हूँ, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो सो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप एमए करो, उसके बाद आप सिविल्स की तैयारी के लिए जाओ। सो मैंने फिर उन्होंने कहा कि आई नो आपका एडमिशन का नंबर्स आ जाएंगे उतने, क्योंकि आपने 55 क्रॉस कर लिया है, बट मैं चाहती हूँ कि आप एंट्रेंस जरूर दो। सो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। बट घर में एक अलग लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि एक तो मैं पिछले 5 साल से प्रेयर में जा रही थी, मेरे घर में कोई नहीं जाता था, वो सब मुझे अलग, इवन फादर भी, मदर सब। तो दूसरा फिर हॉस्टल में चली गई थी, तो उनको और ये लग गया कि इसने तो हम सबको छोड़ ही दिया है, वो वाली चीज। तो वो चाहते थे कि मैं बीएड करूं और मैं बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दूं और मैं जल्दी से जल्दी जॉब लेके और मैं बस अपना काम करूं। सो मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया और अनफॉर्चुनेटली मास्टर्स का क्लियर हो गया, बट बीएड का नहीं हुआ। आप घर में और लड़ाई, इसने जानबूझ के अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। सो ब्रदर बहुत, ये भले ही 1 साल छोटा है, बट वो होता है ना कि इंडियन फैमिलीज में ब्रदर पापा बनने वाली हरकतें करने लगते हैं। सो वैसा ही था, और थोड़ा मुझे फिजिकली प्रॉब्लम थी भी, तो वो मुझे बहुत हेल्प भी करता था, यहाँ से वहाँ छोड़ना, ड्रॉप करना, साइकिल पे लेके जाना बैठा के, तो उस तरह से। सो देन उसके बाद फिर मास्टर्स में एडमिशन हो गया। देन मास्टर्स के एंड में मुझे एक चीज एहसास हुई प्रभु के साथ जीने के बाद, कि मुझे प्रभु के साथ जीना है, मुझे मेरी जिंदगी में सुकून चाहिए। एंड सिविल्स के जॉब में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको प्रेशर में जीना पड़ेगा, और आप वो नहीं कर पाएंगे, आप अपनी खुद की लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो मैंने नोटिस किया कि 2015 क्रॉस करने के बाद मेरे अंदर एक सडन चेंज आया। अब मुझे नहीं पता वो कैसे आया, मुझे लगने लगा कि मुझे एक शांति चाहिए मेरी जिंदगी में, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए और मुझे सर दर्द नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है। मास्टर के बाद आप फिर से स्ट्रीम चेंज करने वाले थे? नहीं, मास्टर्स के बाद मैंने सिविल्स जाने का जो था वो उसको स्किप किया। उसकी एक और वजह भी थी कि जो मेरे डिपार्टमेंट में फैकल्टीज हैं, 2 फैकल्टी मुझे कंटिन्यू प्रेशराइज करने लगे कि यू शुड गिव एमफिल एंट्रेंस एग्जाम। अभी तो एमफिल हटा दिया गया, बट उस टाइम पे था, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप एमफिल का एंट्रेंस एग्जाम दो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अलग बात है, बट आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दीजिए। एंड देन फिर घर वालों को मनाना था क्योंकि पढ़ते ही रहोगे, जॉब कब करोगे। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि एक बार हॉस्टल मिल जाएगा या एडमिशन हो जाएगा तो मुखर्जी नगर में ही कोचिंग सेंटर्स ही हैं, तो मैं वॉक करके चले जाऊंगी। यहाँ से जाने में तो बहुत दिक्कत होगी, बस में चढ़ना उतरना, टाइम वेस्ट होता है। सो देन ये सोच के एमफिल का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने दिया गया एंड फाइनली वो हो गया। अब मुझे नहीं पता कि प्रपोजल कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता। मास्टर्स के बाद एमफिल? यस, और एमफिल एक तरह से रिसर्च ही है, क्योंकि उसमें भी पूरा पीएचडी के जैसे ही आपको काम करना है। एंड उसमें बाद में मुझे पता चला कि प्रोफेसर्स ने मॉडर्न वाले स्टूडेंट को बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग की थी ताकि वो आए ही ना क्लास में। एंड फिर इंटरव्यू के लिए गई और मेरा इंटरव्यू सबसे, मतलब मुझे याद है कि मतलब मुझे बहुत खींचा था, प्रोफेसर्स ने काफ़ी सवाल पूछे। एंड देन उसके बाद फिर एमफिल के बाद फिर एमफिल कंप्लीट, एमफिल में एडमिशन हो गया। देन एमफिल के अब जो टॉपिक चूज किया गया वो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे काम करूं कि क्यों डिसेबल लोगों को सोसाइटी में इस तरह से
ट्रीट करते हैं या देख के ऐसे नमस्कार करते हैं, टीका लगाए होते हैं, गाड़ी में से बैठ के ऐसे नमस्कार करके क्यों जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इसके बारे में ढूंढना चाहिए। मुझे तो मैंने जब इसके बारे में मेरे प्रोफेसर फारूकी से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं इस पे काम करती हो, क्यों तुम उम्मीद करती हो कि कोई दूसरा करे। रिसर्च ये वाला यस, तो फिर इसलिए ये एक वजह थी, क्योंकि जब मैं हॉस्टल के जाने के लिए मास्टर्स और के टाइम पे डिपार्टमेंट के बाहर बस का वेट करती थी तो मैं देखती थी कि गाड़ियों में से लोग निकल के जा रहे होते हैं, टीका लगाए हैं, माला पहने हुए हैं और ऐसे नमस्कार करते थे। या कई बार मैंने ऐसे भी सुना कि रोड क्रॉस करा दिया, आज के हमारे सारे सीन माफ हो गए। तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं, ऐसा क्या है, हिस्ट्री उसका एक आंसर दे सकती है। तो ये थॉट बस माइंड में था जिसको लेके काम करना स्टार्ट किया। एंड देन मुझे याद है कि सोर्स मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक दो किताब के नाम पता थे, बट फिर मैंने एक ही चीज कहा, प्रभु एंट्रेंस आपने क्लियर कराया, एडमिशन आपने दिलाया, अब इसको पूरा आप ही कराएंगे। एंड एक और चीज हुई, जब मैंने जैसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक रहने लगी, मैं बीमार नहीं पड़ती थी और मैं खुश रहने लगी, लोग मुझे देख के पूछते थे, इवन वो डॉक्टर ने भी कई बार पूछा कि कभी कभी आते हो, क्या खाया तुमने ऐसा, और इतना हंसते रहते हो, चेहरे पे इतना ग्लो करता है, क्या लगाते हो। तो इस तरह की चीजें भी होने लगी साथ साथ में। फिर मुझे याद है एमफिल बहुत आसान नहीं था, सुबह हॉस्टल भी नहीं था उस टाइम पे मेरे पास। फिर मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली, फिर मुझे हॉस्टल, क्योंकि दिल्ली की थी तो दिल्ली वालों को कहते हैं ना कि जब खाली बचेगा तब आपको मिलेगा। और दूसरी चीज की फैमिली में कोई ऐसा सुपीरियर नहीं, लाइक कोई IPS IAS नहीं कि जिसके कांटेक्ट हो और फोन कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल एकदम जमीन की जगह से निकल के आना। फिर उसके बाद जब एमफिल सबमिट कर दिया, और ऐसे मेरे जो प्रोफेसर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब मैं हमेशा रोती थी कि प्रभु आपने ये सुपरवाइजर क्यों दिया मुझे। So now you are a PhD holder. Yes. Okay. So Amazing. PhD में नया स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। एडमिशन होने के 1 महीने बाद मुझे एक महीने बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। पूरा 7-8 महीने टाइफाइड रहा। एंड लास्ट ऐसा हो गया कि मतलब पूरा होल ईयर मैंने ना सिंगल चैप्टर लिखा, ना कोई काम किया, सिर्फ मैंने रिसर्च मैथोलॉजी कंप्लीट किया था। और उस टाइम पे 1 साल एक तरफ मैं हॉस्टल के लिए फाइट किया, दूसरी तरफ कि आपने स्ट्रगल के बावजूद भी PhD भी अपना क्लियर किया। यस। ओके, तो अब आप मुझे बताओ, नाउ यू आर अ PhD होल्डर। अब PhD के बाद की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी जो टेस्टमनीज हैं, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली मुझे बताया कि आपको जाकिर हुसैन कॉलेज में ना आप एज अ गेस्ट प्रोफेसर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे बस वो अपॉर्चुनिटीज बताओ। ओके, सो PhD करने के टाइम पे कोविड आया, यू नो ऑलरेडी। तो 6 महीने ऑलमोस्ट 11 महीने तो मैं घर में ही कैद रही। फिर मैं कुछ भी लिख नहीं पाई और मैं 2 बार मतलब डिप्रेस भी हो गई, और डॉक्टर ने मुझे एंजाइटी पिल्स देना स्टार्ट किया। देन मुझे भी नहीं पता था कि वो एंजाइटी पिल्स किस लिए दी गई हैं। देन बाद में मुझे, क्योंकि मैं बात करते करते रुक जाती थी, खाना खाते खाते लगता था कि 2 बाइट खा लिया, आप इतना क्यों खा रहे हो। देन उसके बाद नींद नहीं आती थी, इस तरह की चीजें थी, क्योंकि काम बिल्कुल कंप्लीट नहीं था। तो यस, PhD में एक अलग स्ट्रगल रहा। फिर सबमिशन के बाद जैसे पॉस्टल अंकित कई बार कहते हैं कि जो देखना चाहते हो वो बोलो। अच्छा, तो अब आपने पॉस्टल जी का नाम लिया, मेरा सवाल ये, आपने परमेश्वर को जाना, आप कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, सब जगह हुआ, पास्टर से आप मिले, आप उनकी टीचर्स को आपने फॉलो किया। yes. तो आपने अपोस्टल जी को फॉलो करना या चर्च को फॉलो करना जब स्टार्ट किया, वो कब से किया? मैंने चर्च को फॉलो करना स्टार्ट किया 2020 में, कोविड के टाइम से। यस, ओके। और चर्च में रेगुलर जाना स्टार्ट किया 2022 जनवरी से। उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद से मैं पीछे नहीं। ठीक है, तो अपोस्टल जी की टीचिंग से या उनकी शिक्षा से आपके जीवन में कहाँ पे आपको जो चैलेंजेस थे उसमें आपने फेवर को देखा? 2022 में मैंने FOLG जाना स्टार्ट किया, और मेरी जो लीडर थी, फर्स्ट लीडर प्रियंका सिस्टर, उन्होंने कहा कि जो अनुग्रह पास्टर अंकित पे बहता है वो आप पे भी बहेगा। और उसको उस पूरे साल मैंने देखा।
आर्टिकल पब्लिश कराना पीएचडी में मस्ट होता है। मैं 2-3 साल से तो वो स्ट्रगल सब कर आपके रही थी, लिए वो easy हो गया, सब जो हो लोगों गया। के लिए एक struggle वो था। ऐसी ऐसी जगह पे पेपर पब्लिश हुए जहाँ अभी के टाइम पे भी लोग पूछते हैं कि ये कैसे किया, इस जगह पे तो आर्टिकल पब्लिश होना अपने आप में चैलेंज है। वो हुआ। देन मैं चेन्नई गई प्रेजेंटेशन के लिए। मेरे इतने सारे एक साल में 4-5 प्रेजेंटेशन, फिर पब्लिकेशन, फिर रिसर्च सबमिट हुआ। देन पीएचडी सबमिट करने के बाद नया चैलेंज आया क्योंकि मुझे अब वापस घर जाना है और घर में रहना है। तो ये जो 2 साल हैं लाइक 2024, मैं आराम से पीएचडी सबमिट करने के बाद, जैसे कौशल अंकित भी हमें सिखाते हैं कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो हो जाएगा आपके लाइफ में। तो मेरे दोस्तों ने ऐसे बोला है पीएचडी सबमिट करने के बाद तो बेरोजगारी बैठना है। मैंने कहा नहीं। इमीडिएटली मेरे मुंह से निकला नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। और वो हुआ। मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मेरा वाइवा नहीं हुआ था। उससे पहले एज ए एनसीवेब में मुझे गेस्ट फैकल्टी मिल गया था अदिति कॉलेज में। सो उसमें सैटरडे संडे जाना होता था। सो देन फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो अब आप मुझे बताओ कि आप एज अ गेस्ट और एज अ प्रोफेसर कहाँ किस कॉलेजेस में आप लेक्चर? लास्ट सबसे पहला मेरा था एनसीवेब में आदिति महाविद्यालय। फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया है लक्ष्मीबाई, उसमें अभी भी चल रहा है। उसमें मेरी कुछ क्लासेस बची हैं। और लास्ट फ्यू डेज पहले ही एक मतलब एज ए रेगुलर गेस्ट इंटरव्यू हुआ एंड बाय द मैं जाना नहीं चाहती थी। एंड जब मैं निकली, मतलब मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला यू शुड बी गो, तो मेरे अंदर वो वचन आया कि तुम पैर आगे रख दो, बाकी का काम मैं करा दूंगा। सो वही हुआ। एंड मैं एक घंटा ये वचन है कि जिस जगह पे तुम पाँव कर लोगे वो जगह मैं तुम्हें दिला दूंगा। हाँ, मुझे बस इतना याद रहा कि प्रभु ने कहा है कि तुम बस कदम बाहर रख दो, मैं बाकी का कर लूंगा। और इस वाली अपॉर्चुनिटी में मैंने प्रभु के हाथ को सच में देखा। एंड क्योंकि जैसे लास्ट संडे भी कौशल ने कहा कि जो 20 सालों में नहीं हुआ विद इन 3 मंथ में होने जा रहा है, तो प्रभु ने वहाँ से चीजें चेंज करना स्टार्ट किया। और किसी ने मुझे पूछा अभी पीएचडी करने के बाद कैसी फीलिंग आती है। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब लगता है कि बड़े हो गए हैं। एंड एक और एक टेस्टमनी जो आप मुझे बता रहे थे कि रिसेंट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली वो रिसेंट अपॉर्चुनिटी 12 तारीख को मुझे एज ए फाइनली एज ए गेस्ट लाइक रेगुलर गेस्ट में अपॉइंट किया है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकिर हुसैन कॉलेज में। सो क्योंकि मैं संडे और सैटरडे अवॉइड कर रही थी। जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि बहुत चैलेंजेस रहे, बहुत स्ट्रगल रहा चाइल्डहुड से अब तक आपका, बट जब से आपने परमेश्वर को जान लिया, उस ग्रेस को समझ लिया, तो आपके लिए चीज़ें आसान होती गई हर स्टेप पे। और अब आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एज अ लेक्चर, हिस्ट्री लेक्चरर आप काफ़ी अच्छे कॉलेज में एज अ गेस्ट प्रोफेसर आप लेक्चर देते हो। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हो जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो शायद आपकी जैसी स्थिति में होंगे बट वो बहुत अपने आप को बेचारा या असंभव सोचते होंगे उन चीज़ों को, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं एक चीज़ सबसे पहले तो पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट नहीं करते या जिनके पास चैलेंज वाले बच्चे होते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पहले परमेश्वर को जाने। वो पेरेंट्स अपने बच्चे को परमेश्वर के पास लेके जाएं और होप रखें। प्रभु अपने आप उनको उठाएंगे और अपने आप प्रभु उनके हार्ट में बात करेंगे और प्रभु अपने आप उनको उस जगह पहुंचा देंगे जहां उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी बोलती थी जब बचपन में मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो उनके जहन में एक सवाल था कि ये बेटी मेरी कैसे बड़ी होगी, क्या होगा इसकी ज़िंदगी में और इस तरह की चीज़ें। और मैं ऐसे उदाहरण आपके सामने हूँ। दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं या जो तकलीफ से जाते हैं, आई नो स्ट्रगल होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। किसी का चैलेंज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, लेकिन सबकी लाइफ में होता है। क्विट नहीं करना चाहिए। आज अगर आज है, नो डाउट कल निकल जाएगा। क्योंकि कई बार जैसे होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, बट यस अगर आप प्रभु में चाहते हैं, विश्वास करते हैं, तो प्रभु ने जो कमांड आपको दी है आप उसको बस थामे रहो।
चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, प्रभु आपकी लाइफ को बदल देगा और आपको पता नहीं चलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले 15-16 साल जो मैंने प्रभु के साथ दिए हैं, ऐसे मुझे फील ही नहीं होता कि 15-16 साल, कभी कभी लगता है मैंने कुछ नहीं किया और कभी कभी लगता है कि बहुत सारी चीजें प्रभु ने बस कराई। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि इतने स्ट्रगल में जब से आपने प्रभु परमेश्वर को जाना, समझा या मेमोरीज में बिता, ऐसा कोई वचन जो आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए और मुझे इस पर मनन करना है, और जितनी मेरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या प्रेशर भी है स्टडी का, उसको मुझे ओवरकम करना है? वर्जन के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वर्जन के बारे में कहना चाहूँ तो बहुत पहले मैंने सैम 23 का फर्स्ट पढ़ा था कि यहोवा मेरा चढ़वा, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। वो और उसका लास्ट वचन 6 कि करुणा और भलाई जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। और मैंने उस करुणा को और उस भलाई को, मतलब दोनों वर्ड अलग हैं हाँ। और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, उसको मैंने सच में अपने जीवन में जिया है। वाह वाह, थैंक यू सो मच बहन मोनी। और मतलब मैं बड़ी एक्साइट हुई आपके, एक्साइट भी और ब्लेस्ड भी हूँ कि आपकी गवाही सुनकर कि इतनी पढ़ाई कर लेना, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हो के, इतने स्ट्रगल के बाद इस लेवल पे पहुंच जाना कि एक आम मोनी से अब आप डॉक्टर मोनी हैं, PhD होल्डर है ना। दिस इज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ना जो मैं सीख पाई हूँ, समझ पाई हूँ ना। थैंक यू सो मच अपने हार्ट को हमारे साथ बांटने, जिंदगी की कहानी को हमारे साथ बांटने के लिए। गॉड ब्लेस यू।